हाय फ्रेंड्स, मनोमय स्टडी में आपका स्वागत है। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में मगध के उत्कर्ष को समझा था कि किस प्रकार मगध अन्य 15 जनपदों से निकल करके आगे आता है और यहाँ पर एक विशाल साम्राज्य की स्थापना होती है। तो जो मगध से जुड़े हुए प्रमुख वंशज हैं, उन वंशजों को पढ़ने जा रहे हैं और उन वंशजों में हमने देखा था कि किस प्रकार से जो उनका क्रम है वह कहीं कहीं पूछ लिया जाता है। तो जो सबसे पुराना एवं पहला राजवंश के रूप में देखेंगे मगध में, तो वो हमारा बृहदत्त वंश है। उसके बाद हर्यक वंश आएगा, उसमें 4-5 राजाएं हैं जिनमें 2 को पढ़ना है। उसके बाद हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश और उसके बाद नंद वंश और अंत में देखेंगे कि मौर्य वंश का शासनकाल किस प्रकार रहता है। और बीच में नंद वंश के समय जो ईरानी और यूनानी आक्रमण होंगे उनको भी देखेंगे। तो आज हम चलिए जो प्रमुख वंशज हैं उनको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो वंशज आता है हमारा मगध से जुड़ा हुआ, तो वह है बृहदत्त वंश। तो बृहदत्त वंश के बारे में अगर थोड़े से देखें तो इसकी जानकारी बहुत कम मिलती है और वो कहाँ मिलती है, तो महाभारत और पुराणों में। इसके अनुसार महाभारत और पुराणों के अनुसार यहाँ जो बृहदत्त वंश है, तो यहाँ का जो पहला शासक था वह था बृहदत्त, बस इतना ही। और बृहदत्त के जो पुत्र हुए जरासंध, और ऐसा माना जाता है कि जरासंध जो था वह कृष्ण द्वारा मल्ल युद्ध में भीम द्वारा मारा जाता है। और जरासंध का पुत्र था रिपुंजय, और रिपुंजय देखिए तो बृहदत्त वंश का अंतिम शासक के रूप में रहता है। तो यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि बृहदत्त वंश का सबसे अंतिम शासक कौन था, तो वो रिपुंजय किसका पुत्र था, जरासंध का। और ये रिपुंजय की भी हत्या देखिए तो पुलिक जो महामाते या महामंत्री के रूप में रहता है हर्यक वंश में, उसने इसकी हत्या करके यहाँ पर हर्यक वंश हमारा स्टार्ट हो जाएगा। तो जो अगला वंश है बृहदत्त वंश के बाद वह है हमारा हर्यक वंश। और हर्यक रूप में वंश में मुख्य रूप से देखें तो बिंबिसार और हमको अजातशत्रु को पढ़ना है। बाकी जो उदयन या भद्रसार है, कुणिक है, तो इनको हल्का हल्का पढ़ना है। तो मुख्य रूप से बिंबिसार को देखें तो बिंबिसार से जुड़ा हुआ सबसे पहला क्वेश्चन कि बिंबिसार हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, तो वो बिंबिसार था। इसके उपनाम क्या क्या हैं, बिंबिसार को अन्य किस उपनाम से, तो इसको क्षेत्रोजस मत्स्य पुराण में क्षेत्रोजस बतलाया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि महावज्ञ के अनुसार यह 80,000 गांवों का मालिक था, अर्थात एक बहुत बड़े भूभाग क्षेत्र का मालिक होने के कारण इसको क्षेत्रोजस कहा गया है। कहाँ कहा गया है, मत्स्य पुराण में। किसका उपनाम है, बिंबिसार का। अगला जो इसका उपनाम मिलता है वो है श्रोणिक। श्रोणिक इसको जैन साहित्यों में, क्योंकि इसका नाम बहुत दूर दूर तक फैला हुआ था, तो इस कारण से इसको श्रोणिक भी कहते हैं। इसके सलाहकार के रूप में हमने पहले भी देखा था कि सुनिधि और दीर्घचारण इसके 2 प्रमुख सलाहकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सुनिधि और दीर्घचारण कौन थे, तो सलाहकार थे किनके दरबार में थे, तो बिंबिसार के पास। अब जो बिंबिसार है यह देखिए, ये तो बिंबिसार से जुड़ते हुए कुछ बेसिक हुए उनके जो। इसके अलावा ये देखिए तो क्षेत्र विस्तार किस प्रकार बिंबिसार करता है, तो इसने 3 नीतियां अपनाई थी। जो हमने नीतियां पढ़ा था कि किस प्रकार मगध का उत्कर्ष हुआ और योग्य एवं निरंतर शासक जो आते रहे, तो वो जो 3 नीतियां थी वो कौन कौन सी थी, तो सबसे पहला हमने देखा था मित्र नीति। तो मित्र नीति के तहत इसने चंद्रप्रघोत के यहाँ जो अवंती नरेश थे उनके यहाँ जीवक को भेजा। किस लिए, क्योंकि चंद्रप्रघोत को पीलिया या पांडुरक की बीमारी थी जिसको जीवक ने जाकर के सही किया था। इसके अलावा यहाँ जो गंधार नरेश पुष्कर सारिन थे उनके यहाँ पर एक दूत भेजा था मैत्रीवत संबंध बनाने के लिए। तो यहाँ से मित्र नीति इनकी झलकती है। और मित्र नीति के तहत 2-3 महाजनपदों को इन्होंने अपना मित्र जनपद बना लिया था। इसके अलावा इनकी दूसरी जो नीति थी वह विवाह नीति थी। और ये जो भी नीतियां थी यह किनके तहत चलती थी, तो इनके जो प्रमुख 2 सलाहकार थे सुनिधि और दीर्घचारण, इनके तहत चलती थी। तो जो अगली नीति विवाह नीति थी, तो विवाह नीति में बिंबिसार की 500 रानियों की चर्चा मिलती है। बिंबिसार की 500 रानियां हुआ करती थी। उन रानियों में यदि विवाह को देखें तो मुख्य रूप से बिंबिसार की 3 के विवाह का हमको कहानी के रूप में बोले या चर्चा के रूप में वह मिलता है। जो सबसे पहला है महाकोसला से हुआ, जो कि कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन थी, हमने पहले भी समझा था। अगला जो विवाह हुआ इनका चेल्लना से हुआ, और चेल्लना कौन थी, वज्जी नरेश चेटक की पुत्री। और इस चेल्लना से देखिए 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, हल और बेहल। आगे ये आएंगे हल और बेहल, किस प्रकार से देखेंगे अजातशत्रु इनको मारता है। तो इनकी जो विवाह थी वो महाकोसला जो कि प्रसेनजीत के बहन थी, और चिल्लना को देखें तो वज्जी नरेश चेटक की पुत्री थी। और अगली जो थी क्षेमा, तो ये क्षेमा जो थी ये मध्य राजकुमारी थी, मध्य प्रदेश के, मध्य नहीं मध्य प्रदेश वहाँ की राजकुमारी थी, अर्थात एक गणराज्य की वहाँ जो राजकुमारी थी उनसे भी इनकी शादी हुई थी।
और इनकी अगली जो नीति थी वो थी आक्रामक नीति या युद्ध नीति, और इसके तहत इन्होंने अंग पर विजय प्राप्त किया था। और ये तीनों सारे नीतियां कैसे लिंक हैं हम उसको समझेंगे। इसके अलावा इनकी जो राजधानी थी प्रारंभिक, जब बिंबिसार राजा थे तो उस समय जो इनकी राजधानी थी वह गिरिव्रज एवं राजगृह थी, जिसको अभी आधुनिक रूप में देखें तो राजगृह को राजगीर भी बोला जाता है। और पहले जो था राजगृह की पहचान कुशाग्रपुर नामक स्थान से होता था। और जो प्रशासन था यहाँ पर बिंबिसार का, तो बहुत ज़्यादा प्रशासन के बारे में नहीं पढ़ना है, बस इतना जानिए कि इनका प्रशासन जो था वो केंद्रीकृत था, अर्थात जो बिंबिसार थे वो अपने आप को केंद्र में रख करके शासन का संचालन करते थे। इसके अलावा जो इनका प्रमुख अधिकारी था उनका नाम क्या था, तो राजभट उनका नाम था। तो राजभट किसके दरबार का दरबारी अधिकारी था, तो वो बिंबिसार का। इसके अलावा यहाँ पर एक प्रमुखता इनके बारे में विशेषता बन जाती है कि जो पहली बार अस्थायी सेना रखने का काम हुआ तो वो बिंबिसार ने कराया था, और इस कारण से इनका एक और उपनाम बन जाता है सेनई या सेनिया, इनका उपनाम के रूप में देख सकते हैं। तो पहली बार अस्थायी सेना का प्रारंभ किसने किया था, तो बिंबिसार ने। किस वंश के थे, हर्यक वंश के। यहाँ पर जो प्रशासन व्यवस्था चल रही थी, तो जो प्रशासन की इकाई थी वहाँ पर जो सबसे छोटा इकाई था वह था ग्राम, और वहाँ का जो प्रधान होता था हेड या मुख्य के रूप में, तो उसको ग्रामिक या भोजक कहते थे। ग्राम से बढ़कर के हमारा जो था मंडल, अर्थात गांवों के समूह को मंडल या प्रांत कहते थे, और यहाँ का होता था मांडलिक। और जो मांडलिक रहता था, या देखे तो जो हमारे राजा के पुत्र होते थे राजपुत्र, उनको उनके लिए या राजकुमारों के लिए यह रिजर्व रहता था। कौन सा पद, मंडल का जो मांडलिक पद है। इसके अलावा जो अगला हमारा था वो था मंडलों को मिलाकर के राज्य, और राज्य को मिलाकर के क्षेत्र। तो मंडलों के जो मिला के राज्य बना तो उनके लिए अधिकारी नियुक्त किए जाते थे, और यही जो अधिकारी थे इनके सर्वोच्च के रूप में से हमारे राजभट थे। इसके अलावा जो सबसे बड़ा विस्तारित क्षेत्र था, अर्थात ग्राम, मंडल और राज्य के बाद जो सबसे ऊपरी व्यवस्था देखने को मिलती है वह था क्षेत्र। और क्षेत्र में देखें तो वहाँ पर वास्तुकार रहते थे, और वास्तुकार के रूप में हमने महागोविंद को पढ़ा था कि जो महागोविंद है किसके वास्तुकार थे, तो बिंबिसार के। इसके अलावा यदि बिंबिसार के धर्म को देखें तो इनका धर्म जो था उदार धर्म के प्रतीक माने जाते हैं, अर्थात ये सभी धर्मों को समान रूप से देखते हैं। और मुख्य रूप से देखा जाए तो यह बौद्ध धर्म को मानते हैं ऐसा विनय पिटक के अनुसार, और जैन धर्म को मानते हैं उत्तराध्ययन के सूत्र के अनुसार। तो ये धर्म के मामले में उदार थे। इसके अलावा यदि इनको समझने का प्रयास करें कि यह किस प्रकार से क्षेत्र का विस्तार किए, किस प्रकार जो हम देखते हैं कि अंग विजय होते हैं, तो अंग विजय को अगर समझिएगा तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मगध है और यहाँ बिंबिसार बैठे हुए हैं, यहाँ पर वज्जी है, यहाँ पर कौशल है, हमने पीछे मैप में भी देखा था, यहाँ गांधार है, यहाँ पर वत्स है, यहाँ अवंती है और यहाँ अंग है। तो क्या कारण था कि इन्होंने अंग पर ही आक्रमण किया सबसे पहला। तो यहाँ पर देखिए हम अभी पढ़े हैं कि जो मगध नरेश है, यहाँ पर जो बिंबिसार, यहाँ पर देखिए मित्र नीति के तहत इन्होंने देखिए यहाँ पर जो पुष्कर सारिन यहाँ पर है, यहाँ पर जो हमारा अभी राज्य के रूप में, राजा के रूप में बैठा है पुष्कर सारिन है, और पुष्कर सारिन के दरबार में पहले ही यहाँ पर दूत भेज देते हैं इनके लिए मैत्री संबंध। तो जो गांधार है वह मगध का मित्र बन जाता है। इसके अलावा जो वत्स है, तो वत्स दूरस्थ प्रदेश है और ये छोटा है मगध से, तो इससे इसको कोई खतरा नहीं है। इसके बाद यदि कौशल को देखें तो कौशल में जो प्रसेनजित की बहन है महाकौशला, तो उनसे शादी हो जाती है इनकी बिंबिसार की, तो वहाँ के ये बहनोई हो गए। इसके अलावा वज्जी संघ को देखें तो वज्जी संघ में हमने देखा कि जो चेटक नरेश थी, वज्जी में जो चेटक नरेश की पुत्री थी, उनसे इनका विवाह हो गया है चिल्लना से, तो यहाँ से भी इनका रिलेशन बन चुका है, दामाद है यहाँ के। इसके अलावा अवंती को देखें तो अवंती में हमने देखा था कि चंद्र प्रघोत यहाँ पर रहते हैं, और इनको पांडु या पीलिया रंग है, तो वहाँ पर भी जीवक को भेज दिया है इन्होंने। यहाँ पर देखिए मित्र नीति के तहत, तो ये भी इनके मित्र महाजनपद हैं, ये भी मित्र हैं। कौशल तो इनकी जो कौशल को देखें अगर यहाँ पर, तो यहाँ इनका जो बहनोई वाला संबंध हो गया है, तो यहाँ पर सगे संबंधी, यहाँ पर सगे संबंधी। अब इनको इस पर अटैक करने के लिए, और काशी पर अटैक करने का मतलब था कि कौशल राज्य को चुनौती देना है, क्योंकि कौशल जो था काशी के अधीन, जो काशी था वो कौशल के अधीन था। तो इनको जो सबसे पहला शिकार दिखा वह अंग पर सबसे पहला शिकार करते हैं, और अंग को अपना क्षेत्र विस्तार में शामिल करके मगध का जो हिस्सा है
इस प्रकार से देखने को मिलता है। चूंकि बिंबिसार जो है यहाँ पर काशी के विजय दिलाने में कौशल को मदद किया था राजा कंस का, और प्रसेनजीत के बहन से शादी के रूप में ये जो काशी है इनको दहेज के रूप में मिल गया था। तो मगध का जो विस्तार था कुछ यहाँ से लेकर के यहाँ तक देखने को मिलता है बिंबिसार के रूप में। बाकी जगहों से इनका मित्रवत संबंध चल रहा है। आगे चलकर देखेंगे कि अजातशत्रु वज्जी का विलय करेंगे। तो इस प्रकार से देखें तो ये सब लिंक हैं। इनके युद्ध का कारण जो है मतलब अंग पर, ताकि ये कोई ना बोले कि इन पर, और यहाँ जो अंग पर ये युद्ध हमला कर रहे हैं तो उसमें भी देखें तो ये उसको सैद्धांतिक रूप दे रहे हैं, अर्थात बता रहे हैं कि मगध, जब पहले मगध महाजनपद में एक भट्टी नाम का गणराज्य था, तो वहाँ पर जो वहाँ के ब्रह्मदत्त शासक थे अंग के, उन्होंने हमला करके लूटपाट मचाई थी। तो उस लूटपाट का बदला लेने के लिए इन्होंने सैद्धांतिक रूप से अंग पर हमला किया है, लेकिन कारण कुछ और था, जो था क्षेत्र का विस्तार करने के लिए। तो इस प्रकार मगध के क्षेत्र का विस्तार अंग से शुरू होता है, क्योंकि बाकी से तो यहाँ पर इनके देखें तो रिलेटिव, यहाँ भी रिलेटिव, यहाँ पर मित्र नीति है। अवंती में देखें तो सोने की और हीरे की खान है, घोड़े हैं, और यह मगध को टक्कर भी दे सकता है। तो यहाँ भी उन्होंने चंद्र पर घोष को मित्र नीति के तहत मित्र बना लिया। तो इनको यहाँ पर जब अटैक कर रहे हैं हमारे अंग पर, तो वहाँ पर वो बिंबिसार के रूप में नहीं जा रहे हैं, कहीं के मित्र हैं, कहीं के दामाद हैं, कहीं के बहनोई हैं। तो इस कारण से जो अन्य महाजनपद हैं वो इनको मतलब जो अंग है उसके सहायता में ना उतरे। तो यह मुख्य कारण था हर्यक वंश के बिंबिसार के जो नीतियाँ थी, इस नीति के तहत अंग को अपने राज्य में मिलाने का। दूसरे जो आते हैं हमारे वो हैं अजातशत्रु, अर्थात बिंबिसार का पुत्र। तो अजातशत्रु को देखें तो इनके उपनाम के रूप में, इसका उपनाम हमने देखा क्षेत्रोजस, शोनिक, और यह हमारा सेनिया था। और इसके अजातशत्रु के उपनाम को देखें तो पुनिक, अशोकचंड एवं पितृहंता। पितृहंता ऐसा इसलिए क्योंकि बौद्ध धर्म और जैन धर्म का मानना है कि जो अजातशत्रु ने अपने पिता की हत्या यातनाएं दे करके कर दिया था, तो इनको पितृहंता भी बोला गया है। और पितृहंता वंश बोला जाए तो हमारा कौन सा वंश है? हर्यक वंश। और केवल पितृहंता रहे तो वो अजातशत्रु। इनके उपनाम कौन से हैं? कुनिक, अशोकचंड और पितृहंता। इनके सलाहकार के रूप में देखें तो ये जो हमारे पर दीर्घचारण है उनकी मृत्यु हो चुकी है, सुनिधि ज्यों के त्यों बने हुए हैं इनके साथ भी, और एक नए जुड़ जाते हैं वत्सकार, और ये भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। इनकी जो राजधानी है, देखिए यहाँ पर जो राजधानी रहती है बिंबिसार के समय में वो राजगिरी या गिरिव्रज है, और यहाँ पर भी जो राजधानी है राजगिरी है। अजातशत्रु की जो अजातशत्रु था तो वो क्या सोचता है कि जो हमारा पाटलिपुत्र है उसको राजधानी बनाया जाए, क्योंकि यह जो नदी का जो नदी दुर्ग किला टाइप के बनाना चाहता है, तो उस रूप में वह पाटलिपुत्र का पहचान करता है, लेकिन वो बना नहीं पाता है। और इस प्रकार यह राजगृह को ही देखें तो दुर्गीकृत कर देता है दुश्मनों से बचाने के लिए। तो इसके समय पर भी जो राजधानी रहती है राजगृह ही रहती है। हालांकि सोचा किसने था पाटलिपुत्र बनाने के लिए, मतलब जो शुरू किया था तो वो अजातशत्रु था। इसके शासनकाल में जो प्रमुख काम हुए या जो कुछ घटनाएं थी वो क्या थी, तो इसके शासनकाल में देखेंगे कि जो 3 धर्म गुरु थे, अर्थात महात्मा बुद्ध, महावीर स्वामी और जो मखलीपुत्र या मस्करीपुत्र गोसाल है जो आजीवक संप्रदाय का प्रणेता या संस्थापक है, उन तीनों को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। तो ये जो महात्मा बुद्ध थे अजातशत्रु के राजा बनने के 8वें वर्ष महापरिनिर्वाण प्राप्त किए। इसके अलावा महावीर स्वामी भी और मखलीपुत्र गोसाल जो आजीवक संप्रदाय के प्रणेता थे या संस्थापक थे, उन्होंने भी अपने आप को महापरिनिर्वाण को प्राप्त किया। इनकी तो देखे तो मृत्यु हो गई थी लड़ाई में। दूसरा जो मुख्य रूप से और एक घटना थी वह थी प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन। और वो प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ पर आयोजित हुआ था, ये लोग आप लोग खूब पढ़ते होंगे, तो राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। इसके अध्यक्ष कौन थे, तो महाकश्यप। और किसके संरक्षण में हुआ था, तो अजातशत्रु के संरक्षण में। तो इनसे जुड़े हुए 2 सवाल, कौन 3 धर्म गुरुओं को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ, तो ये तीनों हैं। प्रथम बौद्ध संगीति किसके काल में हुआ, किसके संरक्षण में, अजातशत्रु। वहाँ के अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप। और हुआ क्या है, तो राजगृह के सप्तकर्णी गुफा में। एक मान्यता के अनुसार यदि देखिए तो बौद्ध धर्म इनको पितृहंता के रूप में देखता है, अर्थात ऐसा मानता है कि जो इनका चचेरा भाई था उन्होंने बुद्ध के खिलाफ इनको भड़काया, देवदत्त ने, और यह भड़काने के प्रकोप में आकर के अपने पिता को बहुत सारे यातनाएं से अंधेरे में रख करके उनका
यातनाओं से उनकी मृत्यु हो जाती है और उस मृत्यु के बाद जो महाकोसला है उनके वियोग से उनकी भी मृत्यु हो जाती है। और जैन धर्म कहता है कि जब बहुत सारी यातनाएं दी जाने लगती है बिंबिसार को, तो बिंबिसार घर छोड़ कर चला जाता है और स्वयं से जहर पी करके अपनी जान देता है। तो जो जैन धर्म है वो बिंबिसार को आत्महंता मानता है और जो बौद्ध धर्म है वो अजातशत्रु को पितृहंता मानता है। इसके अलावा इसकी धर्म को देखें अजातशत्रु की, तो यह प्रामाणिकतावश बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। इसके अलावा राजनैतिक स्थितियां देखें कि अजातशत्रु के समय तक आते आते ये क्षेत्रों का विस्तार किस प्रकार हुआ। जिस प्रकार बिंबिसार को देखिए कि 3 नीतियों के तहत अंग को मिलाया और बाकी अन्य जो महाजनपद थे उनको मित्र बनाता है। तो जो अजातशत्रु है इसकी राजनीतिक गतिविधियों को देखें तो काशी पर विजय। अब चूंकि क्या होता है, जब इसने अपने पिता की हत्या की बिंबिसार की, तो जो काशी इसको दहेज के रूप में बिंबिसार को मिला था, तो वो काशी मगध से लेकर के अपने अंदर कंट्रोल में कर ली जाती है। लेकिन अजातशत्रु क्या करता है कि यहाँ पर कंस हट करके कौशल में प्रसेनजीत आ जाता है और प्रसेनजीत से युद्ध करता है और युद्ध के तत्पश्चात उसमें विजय प्राप्त करता है और विजय प्राप्त करने के बाद इसको पुनः काशी मिल जाता है जो कि अंत तक मगध का हिस्सा रहेगा। और उसके संधि के तहत जो प्रसेनजीत की पुत्री वाजिरा है उससे इसकी शादी हो जाती है। तो काशी विजय देखिए, प्रसेनजीत से युद्ध एवं वाजिरा से शादी। इसके अलावा देखें तो वज्जी संघ, ये जो वज्जी संघ अभी तक बचा हुआ था और बिंबिसार के समय में हमने देखा था कि यहाँ की जो चेलना थी वज्जी नरेश की पुत्री थी, तो इनमें रिलेशन था, अर्थात यहाँ का जो था बिंबिसार क्या था तो दामाद था। और यहाँ पर देखिए तो जब बिंबिसार ही मर गया वहां पर, तो इसने क्या किया, वज्जी संघ में वत्सकार जो कि इसके हमने देखे थे कि राजनीतिज्ञ सलाहकार या उसके कूटनीतिज्ञ थे, तो वत्सकार ने यहाँ पर क्या दिमाग लगाया कि ये जो हमारा काशी है वज्जी है वो 8 खंडों में गणराज्यों में विभक्त था। ये वत्सकार ने इन 8 गणराज्यों में देखा जाए तो फूट डाल करके वहां के राजाओं को आपस में लड़वा देते हैं। कौन, तो वत्सकार। वहां पर जब राजाएं कमजोर हो जाते हैं तो उन पर हमला करना प्रसेनजीत के लिए अजातशत्रु के लिए आसान हो जाता है। तो 8 गणराज्यों में फूट किसने डलवाया, वत्सकार। और देखिए अजातशत्रु और ये जो वज्जी संघ है इसमें 16 वर्ष तक युद्ध प्रारंभ होता है और 16 वर्षों तक चलता है और अंततः विजय देखेंगे तो अजातशत्रु की होती है। और जो वज्जी है वज्जी संघ का विलय यहाँ पर देखें तो इस प्रकार से, तो मगध का विस्तार यहाँ पहले जो इस क्षेत्र तक था यहाँ तक हो जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ये जो काशी इसको मिल गया, तो कौशल में हम देख रहे हैं कि वहाँ का जो राजा है कंस और प्रसेनजीत, तो प्रसेनजीत की मृत्यु के बाद प्रसेनजीत का जो पुत्र दासी से उत्पन्न पुत्र विडब्बू है वो भी अमरावती में डूब जाता है। तो वो इसको अपना सगा बता करके, सगे संबंधियों का बता करके इस पर भी अपना हक जताना शुरू कर देता है और मगध का क्षेत्र विस्तार इस रूप से इतना बड़ा इतना आगे निकल जाता है। इसके अलावा यहाँ पर देखिए जो विजय हुआ था, तो विजय होने के कारण क्या थे, तो रथ मूसल जो हमारा शस्त्र था अस्त्र था उसका प्रयोग, और यह जो रथ मूसल था इसको युद्ध में यूज किया गया था आधुनिक तोपों की भांति, और जो दूसरा था वह था महाशिला कंटक। तो ये जो 2 प्रयोग थे, रथ मूसल का प्रयोग और महाशिला कंटक, जो बड़े बड़े पत्थरों को बांध करके पहाड़ियों से गिरा दिया जाता था और युद्ध में लोग मारे जाते थे। तो रथ मूसल और महाशिला कंटक से जो अजातशत्रु और वज्जी संघ के बीच 16 वर्ष युद्ध चला, उसमें अजातशत्रु इन्हीं दोनों वजहों से, इन दोनों प्रयोगों से जीतता है। इसको वज्जी संघ के विलय का अर्थात उस पर अटैक करने का कारण क्या था, तो यहाँ पर देखिए बौद्ध धर्म का ऐसा मानना है कि एक सेचनक या सलेनक नाम का जो था वो हाथी बिंबिसार का प्रमुख हाथी था। इसके अलावा 18 लड़ियों का हार जिसको इम्पोर्टेंट माना जाता था, तो जो सेचनक था और 18 लड़ियों का हार था, तो वो बिंबिसार ने क्या किया था कि यहाँ जो चेलना से उत्पन्न 2 पुत्र थे हल और बेहल, उनको दे दिया था। और उसी की मांग करता है कौन, अजातशत्रु। किससे, हल और बेहल से। और ये क्यों मांग करता है, तो जो अजातशत्रु की पत्नी थी पद्मावती, उनके बहकावे में आकर के अब मांग करने पर हल और जो बेहल हैं वो कहाँ चले जाते हैं, अपने यहाँ वज्जी में आ जाते हैं, ननिहाल। यहाँ से उठ करके मगध से उठ करके ननिहाल आ जाते हैं। और ननिहाल जाने के क्रम में यहाँ पर देखिए तो इनमें जो वज्जी है संघ में और अजातशत्रु में युद्ध होता है और उसमें हल और बेहल दोनों मारे जाते हैं। और साथ ही साथ उनके जो सहयोगी थे मोखल्ली पुत्र गोसाल, जो कि आजीवक संप्रदाय से जुड़े हुए थे, तो उनकी भी वहां पर मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार देखें तो वज्जी संघ का भी विलय मगध में हो जाता है।
दूसरा कारण के रूप में देखें तो इनका जो अपने बचाव के पक्ष में बोला था कि जो गंगा घाटी में सोने की खान है उस पर वज्जी बिना मगध को सूचित किए हुए, अर्थात गंगा घाटी का द्वाब क्षेत्र, वहां पर जो सोने या जो भी आभूषण है या जो भी वहां की खनिज संपदा है उस पर केवल मगध का हक रहता है, क्योंकि मगध बाकी क्षेत्रों से आगे निकल चुका है। तो इस प्रकार से एक झूठा आरोप बोले या सही आरोप ये नहीं बोल सकते, लेकिन वहां पर ऐसा बताया गया कि वज्जी में उत्खनन, वज्जी बिना मगध को बताए गंगा घाटी में उत्खनन का कार्य करता है और इस कारण से वहां पर अटैक करने के लिए वो एक दशाएं उत्पन्न होती हैं। और यहीं पर देखें तो मस्करी पुत्र गोसाल की मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो मगध का क्षेत्र है इतना बड़ा हो जाता है। और उसके अगला राजा को देखें तो उदायन है, इनके बारे में कुछ नहीं पढ़ना है, बस एक जाने रहिए कि इन्होंने जो ये हमारा गिरिव्रज राजधानी था उसको हटा करके पाटलिपुत्र लाया। तो सोचा किसने था बनाने के लिए पाटलिपुत्र, मतलब जो नदी दुर्ग था उसको किसने पहचाना था, तो अजात शत्रु ने। और पाटलिपुत्र को राजधानी किसने बनाया, तो उदयन या उदयभद्र ने बनाया। और यह जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म दोनों को मानता था। उसके अगला जो राजा है वो है अनिरुद्ध, कुछ नहीं पढ़ना है। उसके बाद जो है वो मुंडक, इनके बारे में भी कुछ नहीं, कोई जानकारी नहीं। जो अंतिम राजा आते हैं हर्यक वंश में शासक के रूप में वो है नागदशक या नागदर्शक। और इसको देखें कि बनारस का जो अमात्य या उपराज्य रहता है शिशुनाग द्वारा हत्या करके एक नए वंश शिशुनाग वंश की स्थापना की जाती है। तो इससे जुड़े हुए यहाँ से अलग सवाल नहीं आएंगे अगर इस कॉन्सेप्ट को समझे रहते हैं कि क्यों यहाँ महाजनपदों में लड़ाई होती है, किस प्रकार से मित्र बनाया जाता है, तो आपके सारे सवाल सही हो जाएंगे। ये ऑब्जेक्टिव के रूप में याद रख सकते हैं। प्रशासन कैसा था, राजधानी कौन सी थी, उनके सलाहकार कौन से थे, किस धर्म को मानता था, उपनाम क्या थे। इसमें टाइम से कोई मतलब नहीं कि हर्यक वंश का टाइम पीरियड कितना था, इस ये सब सवाल कहीं नहीं आएगा। तो जो अगला हमारा वंश है वह है शिशुनाग वंश। तो आइए शिशुनाग वंश को शुरू करते हैं। तो आइए शुरू करते हैं शिशुनाग वंश को। तो यदि शिशुनाग वंश को देखा जाए तो शिशुनाग वंश में हमने देखा था कि शिशुनाग वंश की जो स्थापना है शिशुनाग ने किया था। तो शिशुनाग के बारे में देखें तो यह बनारस का अमात्य था एवं इसके अलावा शिशुनाग जो है अवंती एवं वत्स का विलय। तो यह एक बड़ा सवाल बनता है कि अवंती एवं वत्स का विलय किस मगध महानरेश ने किया था, तो वो हमारा शिशुनाग ने किया था। यहाँ पर क्यों किया, तो अवंती में जैसा कि हमने देखा था कि वहाँ का जो पहले का राजा है वह चंद्रप्रगोत है बिंबिसार के समय का, लेकिन जैसे ही बिंबिसार की मृत्यु हत्या होती है उसके समकालिक चंद्रप्रगोत रहता है तो उसकी भी मृत्यु हो जाती है और वहाँ जो शासक के रूप में रहता है तो चंद्रप्रगोत का पुत्र अवंती वर्मन रहता है, जो कि एक कमजोर शासक के रूप में वहाँ पर विद्यमान है। तो इसी कमजोर शासक को देखते हुए शिशुनाग ने अवंती पर अटैक किया और अवंती एवं वत्स का विलय कर लिया। इसके अलावा जब अवंती एवं वत्स पर विलय का कार्य, अर्थात ये दक्षिण की तरफ लगे हुए थे, तो जो हमारा उत्तर की तरफ हमने देखा था कि जो वज्जी संघ था उत्तर और पूर्व के किनारे पर, तो वज्जी संघ में लिच्छवियों से कुछ मतभेद हो जाता है और वहाँ पर प्रतिरोध उत्पन्न होना या मतभेद उत्पन्न होना शुरू हो जाते हैं। वहाँ पर अनैतिक गतिविधियाँ उत्पन्न हो जाती हैं। तो वहाँ अनैतिक गतिविधियों को दबाने के लिए, विरोधों को दबाने के लिए ये जो राजधानी है, तो राजधानी हमने देखा था कि पाटलिपुत्र उदयभद्र ने बना रखा है और वही शिशुनाग भी पाटलिपुत्र ही रखता है राजधानी को। लेकिन जैसे ही अवंती एवं वत्स का विलय मगध में होता है तो जो वज्जी संघ रहता है वहां पर खलबली मची रहती है कि हो सकता है कि शिशुनाग हम पर भी अटैक करे। तो वहां पर जो है वहां तरह तरह के देखेंगे तो वहां पर अनेक प्रकार से हमारा वियोग और क्रांति शुरू हो जाता है। तो वहां पर देखेंगे तो उसने क्या किया शिशुनाग ने कि एक राजधानी पाटलिपुत्र से हटा करके वैशाली या पाटलिपुत्र को रखते हुए जो लिच्छवियों पर नजर रखा जा सके, उनके विद्रोहों को कुचला जा सके, तो अपनी अलग राजधानी वहां पर वैशाली बना दी। किसके लिए, लिच्छवियों पर नजर रखने के लिए। तो बस शिशुनाग से इतना ही। इसमें एक मेन जो क्वेश्चन बनता है कि अवंती एवं वत्स का विलय किसने किया था, तो शिशुनाग जो कि मगध नरेश था। और राजधानी को पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली कौन लाया था, तो वो हमारा शिशुनाग। दूसरा जो आता है हमारा वो है कालाशोक, शिशुनाग वंश के अंतर्गत। कालाशोक को देखें तो जैन ग्रंथ दिव्यावदान में काकवर्ण कहा जाता है। इसके उपनाम के रूप में काकवर्ण को याद रख सकते हैं। कहाँ पर कहा गया है, तो जैन ग्रंथ दिव्यावदान में।
ये जो अशोक कालाशोक आते ही जो पहला काम करता है वो अपना राजधानी को वैशाली से हटा करके पुनः पाटलिपुत्र लाता है, क्योंकि तब तक वहाँ का जो विद्रोह है उसको कुचला गया था, मतलब समाप्त हो चुका था। तो पाटलिपुत्र कौन लाता है पुनः? सबसे पहले देखेंगे हम तो हर्यक वंश का जो उदयभद्र था या उदयन था, वो राजधानी को राजगृह से ले जाता है कहाँ? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र से वैशाली कौन लाता है? शिशुनाग, जो कि शिशुनाग वंश का है। और पुनः कहाँ पाटलिपुत्र कौन लेके जाता है? तो वो कालाशोक है। कालाशोक के शासन काल में जो महत्वपूर्ण काम होता है वह होता है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। पहला आयोजन हमने देखा था कि अजात शत्रु के समय में हो रहा है और राजगृह में हो रहा है, जिस सप्तकर्णी गुफा में, और जिसमें वहां पर हमने देखा था कि महात्मा बुद्ध जब उनकी मृत्यु होती है, अर्थात जब वो महापरिनिर्वाण प्राप्त करते हैं, तब वह संगीति का आयोजन होता है। और यहाँ पर देखेंगे कि जब महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के 100वें वर्ष कंप्लीट होता है, अर्थात 100वीं वर्षगांठ के रूप में, उनकी मृत्यु के रूप में देखने को मिलता है। और यह क्या है? द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। और उस आयोजन के अध्यक्ष कौन है? तो सर्वकामनी। वहां पर हमने सब्बाकामनी को देखा था। यह हो कहाँ पर रहा है? तो वैशाली में हो रहा है। और इस किसके संरक्षण में हो रहा है? तो कालाशोक के संरक्षण में। वहां पहला जो हुआ था वह अजात शत्रु के संरक्षण में हुआ था। तो कालाशोक के समय में जो महत्वपूर्ण बन जाता है वह है द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन, जिसके अध्यक्ष थे सर्वकामनी। इसके अलावा सिंहली या श्रीलंकाई ग्रंथों में देखा जाए तो कालाशोक को काकवर्ण या काकवर्ण जो हम देखेंगे तो ये जैन ग्रंथ दिव्यादान में मिलता है। और कालाशोक का जो वर्णन मिलता है तो ये जो सिंहली और श्रीलंकाई ग्रंथ हैं उनमें भी इनको कालाशोक ही कहा गया है। और इनकी मृत्यु के बारे में हर्षचरित में ऐसा चर्चा मिलता है कि जो हर्षचरित वान भट्ट द्वारा रचित है, और उसमें नंदी वर्धन या महानंदी नाम का एक आदमी जब ये अपने राजनीतिक महल में घूम रहे थे तो गर्दन में छुरा घोंप करके इनकी मृत्यु कर देता है। और बौद्ध ग्रंथ में तो यहाँ तक बताया गया है कि इनके बाद 10 पुत्रों ने 22 वर्षों तक शासन किया। तो ये कहाँ तक गलत है, कहाँ तक सही नहीं है? जहाँ तक जानकारी मिली है तो एक शिशुनाग की और एक कालाशोक की, जिसको काकवर्ण भी कहते हैं। तो इनसे जुड़े ये 2-3 सवाल। इसके अलावा यदि देखें तो नंद वंश को हम देखते हैं, जो शिशुनाग वंश के बाद का वंश है, जो हमारा चौथा वंश है। तो नंद वंश के सबसे पहला मत ये है कि जो भी नंद वंश के शासक हैं उनमें से लगभग जैन मतावलंबी अर्थात जैन धर्म को मानने वाले हैं। और यहाँ पर नंद वंश की स्थापना किसने की थी? तो ये नंदीवर्धन या महानंदी ने। ये जब हत्या करके जय नंद वंश की स्थापना करते हैं तो कुछ ही समय बाद इनकी हत्या भी महापदम नंद द्वारा कर दी जाती है। किनकी? तो महानंदिन की या नंदीवर्धन की। और महानंदिन कौन है? तो इनके अर्थात जो हमारे महानंदिन है, महापदम कौन है? तो महानंदिन एवं जो दासी हैं उनके पुत्र के रूप में देखने को मिलते हैं। हालांकि इनके जो वंश है महापदम नंद का, उनके वंश को लेकर के मतभेद है। वो मतभेद क्या है वंश को लेकर के? कि पुराणों के अनुसार देखें तो महापदम नंद को महानंदिन या नंदीवर्धन और दासी का पुत्री बताया गया है। इसके अलावा जैन ग्रंथों में महापदम नंद को नाई एवं वैश्या का पुत्र बताया गया है। इसके अलावा बौद्ध धर्म में देखिएगा तो अज्ञात कुल का डाकू बताया गया है। इनके कुल के बारे में कोई जानकारी नहीं बताया गया है। लेकिन इन सब को छोड़कर महापदम नंद अपने आप को ब्राह्मण वंश का बताता है। तो जैसा कि ये बोल रहा है तो इसके अनुसार देखें तो महापदम नंद ब्राह्मण धर्म का अनुयायी है या ब्राह्मण धर्म से जुड़ता हुआ है। इसके उपनाम को देखें तो यहाँ से बहुत सारे सवाल बनते हैं। इसके उपनाम में सबसे पहला जो आता है वह सर्व क्षत्रो संहारक, अर्थात सभी जगह के क्षत्रियों का हनन करने वाला, मारने वाला। तो ऐसा इसलिए क्योंकि इसका एक और उपनाम है भार्गव, और भार्गव जो है हमारा ये वेद से जुड़ता हुआ है, अर्थात परशुराम का अवतार बताया गया है। जिस प्रकार से परशुराम एक बार अवतार लेकर के पूरे क्षत्रियों का संहार किए थे, तो इसी प्रकार ये जो हमारा महापदम नंद है इसको बोला गया है सर्व क्षत्रो संहारक, अर्थात सभी जगह के क्षत्रियों का हनन करने वाला। तो इसके 2 नाम देख लिया, एक भार्गव परशुराम का होता है। इसके अलावा इसको अपरो परशुराम कहा गया है, अर्थात परशुराम का दूसरा रूप। इसके अलावा एक राट एक छत्र भी इसको बोला गया है, अर्थात सभी। वहां जब हम ऋग्वैदिक काल पढ़ रहे थे तो वहां देखा था हमने कि किस प्रकार से उत्तर के राजा अपने आप को एक राट बोलते हैं, जो दक्षिण के हैं स्वराट बोलते हैं। उसी प्रकार जो सभी जगहों को जीत लेता है तो एक राट या एक छत्र, अर्थात सभी क्षेत्रों को जीतने वाला। इसके अलावा इसको उग्रसेन भी बोला जाता है। और यह तो बार बार पूछता है कि उग्रसेन किसका उपनाम है? तो महापदम नंद का। वो इसलिए क्योंकि इसके पास एक भयानक सेना का
मालिक था यह महापद्म नंद। इसके पास देखे तो 20 लाख पैदल सैनिक, इसके अलावा 2000 रथ सेना, बहुत मात्रा में जो सेना की संख्या थी वह अत्यधिक थी, तो इस कारण से इसको उग्रसेन बोलते हैं। इस महापद्म नंद की चर्चा की बात करें कि इसकी चर्चा कहाँ मिलती है, तो देखिए एक अभिलेख है कलिंग का खारवेल अभिलेख। इस अभिलेख में यह लिखा हुआ है कि मगध नरेश महापद्म नंद ने कलिंग पर आक्रमण किया एवं उस पर विजय प्राप्त की। स्पष्ट रूप से यह देखने को मिलता है। तो कलिंग पर आक्रमण एवं विजय की जानकारी मिलती है किस अभिलेख में, तो कलिंग के खारवेल अभिलेख में। इसके अलावा जब कलिंग पर विजय प्राप्त कर लेता है महापद्म नंद, तो वहीं पर देखिए तनसूली नहर का निर्माण करता है। तो इससे एक ऑब्जेक्टिव निकल करके आता है कि वह कौन सा नहर है, या नहर का सबसे पहला अभिलेखीय उल्लेख कहाँ मिलता है, तो कलिंग के खारवेल अभिलेख में। और जो महापद्म नंद है या कलिंग विजय के बाद कौन सा वहां पर नहर बनाता है कलिंग में, तो तनसूली नहर। इसके अलावा जब वहां पर जीता नहर बनाया, उसके अलावा वहां पर देखेंगे कि जिन सेन की मूर्ति है उस मूर्ति को उठा करके यह पाटलिपुत्र ले आया। तो यह सवाल भी आता है कि जिनसेन की मूर्ति को उठा करके कौन पाटलिपुत्र ले आया था, तो महापद्म नंद कौन था, तो यह मगध का शासक था या मगध का प्रतापी राजा था। बाद में हम देखेंगे कि जब खारवेल का राजा, कलिंग का राजा जब खारवेल भी अटैक करेगा मगध पर, तो यह पुनः जिनसेन की मूर्ति को उठा करके कलिंग लेके चला जाएगा। तो वो जब हम अशोक के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे। इसके अलावा एक देख लीजिए समकालिक पूछता है, तो जैसे महापद्म नंद के समकालिक की चर्चा है तो वहाँ सीधा आंसर लगाइए पाणिनि। और पाणिनि जो थे एक बहुत बड़ा व्याकरणचार्य है। इसके अलावा इनकी जो रचना है अष्टाध्यायी, आप जानते होंगे। और दक्षिण में विजय पताका फहराने वाला सबसे पहला मगध शासक के रूप में किसको जाना जाता है, तो महापद्म नंद को जाना जाता है। तो महापद्म नंद से इतना, इसके उपनाम को याद रखिए। कलिंग के खारवेल अभिलेख में इसकी चर्चा किस प्रकार है, कौन सा नहर बनवाता है और वहाँ की कौन सी मूर्ति को उठा करके लाता है, ये सवाल पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो अगला शासक आता है मगध में नंद वंश के दौरान, तो वो है हमारा धनानंद, और यह अंतिम शासक के रूप में यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो धनानंद को यूनानी ग्रंथों में देखिएगा तो अग्रमीज कहा गया है। तो अग्रमीज किसे कहा गया है, धनानंद को कहाँ पर बोला गया है, तो यूनानी ग्रंथों में। इसको अंतिम शासक के रूप में पेश किया गया है धनानंद को। ऐसा इसलिए क्योंकि उस समय तक सिकंदर का आक्रमण हो जाता है। और इसके जो समकालिक की बात है, तो जैसे इसके समकालीन में हमने देखा था कि पाणिनि थे, तो जो धनानंद का समकालिक होगा वो कौन सा होगा, सिकंदर होगा। तो यहाँ पर देखें कि इसे अंतिम शासक क्यों कहा जा रहा है, तो सिकंदर का आक्रमण इसी के समय में होता है। और जो दूसरा महत्वपूर्ण है कि चंद्रगुप्त मौर्य का चाणक्य के सहायता से इस पर हमला करके इसको मार देना। अर्थात जो चाणक्य थे, इनके दरबारी जो मंत्री थे या इनके दरबार में रहते थे, इनसे कुछ कहा सुनी हो जाती है और उस कहा सुनी में इन्होंने चाणक्य को वहां से निकाल दिया। और जब चाणक्य रास्ते में जाते हैं तो राजकीलम खेल खेलते हुए एक लड़के को देखते हैं, और वही लड़का आगे चल के चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में प्रसिद्ध होगा, जिसको किसने पढ़ाया लिखाया ये देखेंगे। चाणक्य इनको लेकर तक्षशिला लाएंगे, वहीं पर इनको ज्ञान और जो पठन पाठन का कार्य है चंद्रगुप्त मौर्य, और बहुत बड़े प्रतापी राजा के रूप में उभरेंगे। तो वही चंद्रगुप्त मौर्य ने इनको धनानंद को देखिएगा कि हमला करके इनको मार देते हैं। इसके अलावा धनानंद के जो अमात्य मंत्री के रूप में देखे तो सकटाल और स्थूलभद्र जो थे वो जैनी थे, जैन मतावलंबी। जिस प्रकार बौद्ध भिक्षु होते हैं उस प्रकार हम जैनी को देख रहे हैं। तो जो अमात्य के रूप में थे धनानंद के, तो वो कौन थे, तो सकटाल और स्थूलभद्र, ये दो नाम बार बार पूछ सकता है। समकालिक को हमने देख लिया कि इसके समकालिक सिकंदर थे, और इनके महापद्म नंद के जो समकालिक थे वो पाणिनि थे। इनके दरबार में जो प्रमुख विद्वानों की चर्चा हुई है कि कौन कौन से विद्वान उनके दरबार में, धनानंद के दरबार में थे, तो वो कौन थे, वर्ष, उपवर्ष, बरुचि और कात्यायन। इसके अलावा आप देखिएगा तो कात्यायन की वर्तिका लिखा हुआ है। और एक बार जैसे हमने वेद पढ़ते समय पढ़ा था कि ये हमारा ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद को मिला करके वेद त्रय कहते हैं, ठीक उसी प्रकार यहाँ पर देखें तो पनिनी, कात्यायन और पतंजलि का भाष्य आप लोग जानते होंगे, कात्यायन की वर्तिका के आप लोग उनके बारे में जानते होंगे, और पनिनी का अष्टाध्यायी तो बहुत फेमस है। तो पनिनी, कात्यायन और पतंजलि को मिला करके मुनि त्रय कहते हैं। तो ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछेगा कि निम्न कवियों में से मुनि त्रय की श्रेणी में कौन नहीं है, तो इनके अलावा जो रहे वो नहीं है। इसके अलावा यदि प्रमुख विद्वान के बाद सेनापति को देखें तो भट्टसाल है इनके पास। और देखेंगे कि युद्ध में किस प्रकार से भट्टसाल ने धनानंद की मृत्यु के बाद भी लड़ाई किया और अंततः यह भी शहीद हो जाते हैं।
प्रमुख मंत्री के रूप में देखें तो कल्पक। तो ये चार नाम, शकटाल और स्थूलभद्र कौन थे? तो धनानंद के अमात्य थे। इनके समकालिक कौन थे? सिकंदर। सेनापति कौन से? तो भट्टसाल थे। इसके अलावा जो प्रमुख मंत्री रह रहे तो वो कल्पक थे। इनकी प्रसिद्धि की चर्चा देखें, धनानंद की प्रसिद्धि की चर्चा कहाँ कहाँ पर है? तो एक संस्कृत ग्रंथ है कथासरित सागर। कथासरित सागर के रचयिता जो है वो है सोमदेव। तो यह सोमदेव रचित है और इसमें बताया गया है कि धनानंद के पास 90 करोड़ स्वर्ण मुद्राएं थी। तो इस कारण से इनका जो मगध का शासन व्यवस्था था वह एक उच्च और धनिक के रूप में गिनती में आता था। इसके अलावा कर्टियस के शब्दों में ऐसा बताया गया है, जो हमने अभी पढ़ा कि जो इनका उपनाम है उग्रसेन, तो यही कारण था कि इनके पास उग्रसेन नाम देने के लिए, क्योंकि इनके पास देखे तो 20 लाख पैदल सेना, 20,000 अश्वारोही, 3,000 हाथी और 2,000 रथ सेना की बहुत बड़ी विशाल फौज की सेना थी। तो इस कारण से इनको उग्रसेन कहा गया है। और इनकी जब मृत्यु को देखें कि किस प्रकार इनकी मृत्यु होती है, तो इनका जो था ये मुख्य रूप से देखिए तो इनका जनता में आक्रोश के कारण चंद्रगुप्त मौर्य इनका फायदा उठा लेते हैं। अर्थात इन्होंने करों का, टैक्सों का जो एक्स्ट्रा बोझ था वो अपने जनता के ऊपर लाद दिए थे और उस कारण जनता में आक्रोश भरपूर मात्रा में देखने को मिल रहा था। और यही कारण है कि जब जनता में आक्रोश देखते हैं तो जो हमारे चाणक्य रहते हैं वो सही अवसर पा करके चंद्रगुप्त मौर्य और वो अपनी सेना को ले आते हैं और उसके साथ दोनों में युद्ध होता है और देखेंगे कि धनानंद की उसमें मृत्यु हो जाती है। और इस प्रकार हमारा ये जो नंद वंश है ये समाप्त हो जाएगा और उसके बाद आएगा हमारा मौर्य वंश। मौर्य वंश के पढ़ने से पहले हम जो यहाँ पर देख रहे हैं कि सिकंदर का आक्रमण होता है, तो धनानंद के समय में ही हो रहा है कौन सा? सिकंदर का आक्रमण। तो अभी हम द्वितीय नगरीकरण को पढ़ेंगे और उसके बाद जो आक्रमण है उनको देखेंगे, उसके बाद हम मौर्य काल को विस्तृत रूप से समझेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।